कोरोना कांवड़ यात्रा पर रोक और बकरीद पर छूट बन रहा मुद्दा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने दायर याचिका में बताया गया है कि जब केरल में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो पाबंदियों में ढील क्यों दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार से इस पर जवाब मांगा है। केरल में 21 जुलाई को बकरीद त्योहार को देखते हुए कोविड-19 संबंधी पाबंदियों में सरकार की ओर से दी गई ढील का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार से इस पर जवाब मांगा है। शीर्ष कोर्ट ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के वकील से पूछा कि आखिर किस आधार पर कोरोना प्रतिबंधों में राहत देने का फैसला किया गया है। शीर्ष अदालत में दायर याचिका में बताया गया है कि जब केरल के मामले बढ़ रहे हैं तो पाबंदियों में ढील क्यों दी गई है। इधर केरल सरकार के फैसले का विपक्षी दल कांग्रेस और भारतीय चिकित्सा संघ IMA ने भी आलोचना की है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा पर केस को बंद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश प्रशासन से कहा कि वह राज्य में कोरोना संबंधी ऐसे किसी भी नियम की अनदेखी होने से रोके जिससे नागरिकों का जीवन खतरे में पड़ सकता है। बता दें कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी गई है। रफ्तार पर ब्रेक। दिल्ली में मानसून बना मुसीबत, जगह जगह जलभराव से लोग परेशान। राजधानी दिल्ली में मानसून के साथ साथ मुसीबतों का मौसम भी आ गया है। हर साल की तरह इस बार भी बारिश का पानी सभी सरकारी वाहनों और सुविधाओं के ऊपर से बहकर जगह जगह जल जमाव का कारण बन गया है। दिल्ली के आसमान से बादल तो बरस रहे हैं, लेकिन ज़मीन तक पहुँचते पहुँचते वह भारी परेशानी में तब्दील हो जा रहे हैं। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। जिन चौड़ी चौड़ी सड़कों पर गाड़ियाँ फर्राटा भरती थी, वहाँ वाहनों के लिए कोई जगह नहीं है। वाहनों के पहिए पानी में डूब गए हैं और रफ्तार पर ब्रेक लग गई है। तस्वीरों में देखें बारिश के कारण कैसा है दिल्ली व आसपास के इलाकों का हाल। दिल्ली व आसपास के इलाके बारिश का कहर इस कदर झेल रहे हैं कि सेक्टरों की पार्किंग में खड़ी गाड़ियां तक पानी में डूब जा रही हैं। लोगों के लिए घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। मालूम हो कि दिल्ली NCR में आज रुक रुक कर बारिश हो रही है। इलाकों में बारिश हल्की है तो कहीं बहुत तेज़ हो रही है। दिल्ली समेत NCR में आज बारिश का सिलसिला तड़के ही शुरू हो गया था। ऐसे में मौसम विभाग सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल करने वालों को सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर पानी इतना भर गया है कि लोगों के लिए जान का खतरा बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार आज दिन भर दिल्ली NCR में इसी तरह बारिश होती रहेगी। इसके लिए विभाग ने पहले ही येलो अलर्ट जारी किया था। वहीं अधिकतम तापमान 32 व न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है। शोध। पेट्रोल डीजल की तरह CNG भी खराब। पेट्रोल डीजल की तरह CNG भी खतरनाक। हवा में बढ़ रही है नाइट्रोजन ऑक्साइड। शोध बताते हैं कि पेट्रोल डीजल का विकल्प बनी CNG भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है। हाल ही में जारी ग्रीन पीस इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली सहित देश के कई बड़े इलाकों में पिछले साल की तुलना में नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा में इजाफा हुआ है। सैटेलाइट डाटा विश्लेषण के आधार पर तैयार रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2020 की तुलना में अप्रैल 2021 में नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा 125% की ज़्यादा रही। ग्रामीण क्षेत्र में तो खेती में अंधाधुंध रासायनिक खाद के इस्तेमाल और पशुपालन आदि के कारण हवा में नाइट्रोजन ऑक्साइड की मौजूदगी होती है, लेकिन बड़े शहरों में हवा में नाइट्रोजन ऑक्साइड की में वृद्धि का मूल कारण निरापद या ग्रीन फ्यूल कहे जाने वाले CNG वाहन का उत्सर्जन है। नाइट्रोजन के ऑक्सीजन के साथ गैसें, जिन्हें ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन कहते हैं, मानव जीवन के और पर्यावरण के लिए उतनी ही नुकसानदेह है जितनी कार्बन ऑक्साइड। यूरोप में हुए शोध बताते हैं कि CNG वाहन से निकले नैनोमीटर आकार के बेहद बारीक कण कैंसर, अल्जाइमर और फेफड़े की बीमारियों को खुला न्योता है। पूरे यूरोप में इस समय सुरक्षित ईंधन के रूप में वाहनों और CNG के इस्तेमाल पर शोध चल रही है। उल्लेखनीय है कि यूरो 6 स्तर के CNG वाहन के लिए भी कण उत्सर्जन की कोई अधिकतम सीमा तय नहीं है और इसीलिए इससे उपज रहे वायु प्रदूषण और इंसान के जीवन पर उसके कुप्रभाव और वैश्विक पर्यावरण को हो रहे नुकसान को नज़रअंदाज किया जा रहा है। पर्यावरण मित्र कहे जाने वाले इस ईंधन से बेहद सूक्ष्म व घातक 2.5 nm का उत्सर्जन पेट्रोल डीजल वाहनों की तुलना में 100 से 500 गुना अधिक है, खासकर शहरी यातायात में जहां वाहन बहुत धीरे धीरे चलते हैं।
भारत जैसे गर्म देश में सीएनजी वाहन उतनी ही मौत बांट रहे हैं जितनी डीजल की कार और बसें नुकसान कर रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना आया है कि सीएनजी के प्रचलन से कार्बन के बड़े पार्टिकल कम हो गए हैं। यही नहीं, ये वाहन प्रति किलोमीटर संचालन में 20 से 66 मिलीग्राम अमोनिया उत्सर्जन करते हैं, जो ग्रीन हाउस गैस हैं और जिसकी भूमिका ओजोन छतरी को नष्ट करने में है। यह सच है कि सीएनजी वाहन से अन्य ईंधनों की तुलना में पार्टिकुलेट मैटर 80% और हाइड्रोकार्बन 35% कम उत्सर्जित होता है, पर इससे कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन 5 गुना अधिक है। शहरों में स्मॉग और वातावरण में ओजोन परत के लिए यह अधिक घातक है। परिवेश में ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन गैस अधिक होने का सीधा असर इंसान के श्वसन तंत्र पर पड़ता है। इससे फेफड़े की क्षमता कम होती है। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन गैस वातावरण में मौजूद पानी और ऑक्सीजन के साथ मिलकर तेजाबी बारिश कर सकती है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के 2011 का एक अध्ययन बता चुका है कि सीएनजी पर्यावरणीय कमियों के बिना नहीं है। तब अध्ययन से यह पता चला था कि रेट्रोफिटेटेड सीएनजी कार इंजन 30% अधिक मीथेन उत्सर्जित करती है। ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के प्रभाव पर शोध में पाया गया कि इस तरह के उत्सर्जन में 30% की वृद्धि हुई है। दरअसल सीएनजी भी पेट्रोल डीजल की तरह जीवाश्म ईंधन ही है, यानी डीजल पेट्रोल भी खतरनाक है और उसका विकल्प बना सीएनजी भी। दुनिया को इस समय अधिक ऊर्जा की जरूरत है। आधुनिक विकास की अवधारणा बगैर इंजन की तेज गति के संभव नहीं है। इन दिनों शहरी वाहनों में वैकल्पिक ऊर्जा के रूप में बैटरी चालित वाहन लाए जा रहे हैं, पर यह याद नहीं रखा जा रहा कि जल, कोयला या परमाणु से बिजली पैदा करना पर्यावरण के लिए उतना ही जहरीला है जितना डीजल पेट्रोल फूकना। दरअसल जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता की सीमा है। खराब हो गई बैटरी से निकला तेजाब और सीसा सिर्फ वायु को नहीं, धरती को भी भांज बना देता है। सीएनजी से निकली नाइट्रोजन ऑक्साइड अब मानव जीवन के लिए खतरा बनकर उभर रही है। यह दुर्भाग्य ही है कि हम आधुनिकता के जंजाल में उन खतरों को पहले नज़रअंदाज करते हैं जो आगे चलकर भयानक हो जाते हैं। आईसीएमआर की चेतावनी, 3 हफ्ते बाद आ सकती है कोरोना की लहर। तीसरी लहर के लिए चुनाव नहीं, भीड़ होगी जिम्मेदार। कोरोना महामारी की तीसरी लहर 2-3 सप्ताह बाद ही आ सकती है। इसके पीछे जिम्मेदार भीड़ होगी, न कि दूसरी लहर की तरह किसी राज्य का कोई चुनाव। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के मुख्य संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर समीरीन पांडा ने यह आशंका जताते हुए कहा, अगस्त से देश में कोरोना की तीसरी लहर दिखाई दे सकती है। पांडा ने गणितीय आंकलन के आधार पर आशंका जताई है कि आगामी लहर में रोजाना के मामलों में करीब 50% की बढ़ोतरी हो सकती है। अगस्त में आने वाली लहर के दौरान रोजाना 1 लाख से अधिक मामले सामने आ सकते हैं। हालांकि दूसरी लहर की तुलना में यह काफ़ी कम है, क्योंकि मई के पहले सप्ताह के दौरान देश में रोजाना 4 लाख से अधिक मामले सामने आए थे। मौजूदा स्थिति देखें तो औसतन 40 से 50 हज़ार मामले रोजाना सामने आ रहे हैं। इसी के हिसाब से विशेषज्ञों ने तीसरी लहर में कोरोना के नए मामलों में 50% बढ़ोतरी का अनुमान जताया है। डॉक्टर पांडा ने कहा कि राज्यों में विधानसभा चुनाव और कोविड सतर्कताओं का उल्लंघन दूसरी लहर की तरह बड़ी वजह बना था। इस बार भी लोगों का बेपरवाह होना, अनियंत्रित भीड़ और टीकाकरण पूरा होने से पहले सब कुछ खोलने की आज़ादी तीसरी लहर के मुख्य कारण बन सकते हैं। इससे पहले कोरोना टीके पर बनी पैनल के डॉक्टर वीके पॉल ने भी कहा था कि देश के लिए आगामी 100 से 125 दिन सबसे बड़े कठिन हैं, क्योंकि इन्हीं दिनों में टीकाकरण को 50 से 60% पार ले जाना है और इसी अवधि में नई लहर को फैलने से रोकना भी है। यूपी आने के लिए RT-PCR जांच अनिवार्य है। प्रदेश सरकार ने 3% से अधिक संक्रमण दर वाले राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR जांच अनिवार्य कर दिया है। सिर्फ 4 दिन पहले की ही कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने के बाद यूपी में प्रवेश मिलेगा। 4 दिन से अधिक पुरानी रिपोर्ट मान्य नहीं होगी। इनके अलावा टीकाकरण की दोनों खुराक ले चुके लोगों को प्रवेश पर जांच की जरूरत नहीं होगी। इनको अपनी दोनों खुराक की रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी। नई लहर की आहट कुछ ऐसे बढ़ रही रफ्तार।
13 जुलाई को देश में कोरोना के 31,443 मामले सामने आए थे, जबकि 14 जुलाई को यह 38,792 हो गई। 15 जुलाई को 41,806, 16 जुलाई को 38,949, 17 जुलाई को 38,069 और 18 जुलाई को फिर से 41,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। डॉक्टर पांडा का मानना है कि जनता का साथ न मिलने की वजह से कोरोना का ग्राफ बीच में ही ठहर सा गया है। उतार चढ़ाव भरी स्थिति में देश को ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है जहां से नई लहर आ सकती है। लोग चाहें तो अभी भी देर नहीं हुई। विशेषज्ञों का कहना है कि अब भी देर नहीं हुई है। अगर देश का हर एक व्यक्ति नियमों का ध्यान रखे या फिर आपस में एक दूसरे को नियमों का पालन करने के लिए अगर बोले तो स्थिति नियंत्रण में आ सकती है। जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया का कहना है कि अब भी देश की दूसरी लहर से बाहर निकले लोगों का प्रयास विफल नहीं होगा, लेकिन अगर लोगों ने साथ नहीं दिया तो बाहर आने से पहले तीसरी लहर में देश प्रवेश कर जाएगा। सावन 2021 सावन का पहला सोमवार आज उत्तराखंड के मंदिरों में लगी भक्तों की लंबी लाइन। सावन माह में की गई शिव उपासना बहुत ही फलदायी होती है और इसका फल बहुत जल्द मिलता है। उत्तराखंड में आज सावन का पहला सोमवार है, इस कारण आज तड़के से ही मंदिरों और शिवालयों के बाहर भक्तों की लंबी लाइनें लग गई। बारिश में भक्तों की आस्था को डिगा नहीं सकी। सावन भगवान शिव का सबसे प्रिय माह होता है। इस बार 19 जुलाई को सावन का पहला सोमवार होने से मंदिरों में जलाभिषेक और पूजा अर्चना के लिए भक्तों की लंबी लाइन लग गई। वहीं कोरोना संक्रमण को देखते हुए शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है। देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश और हल्द्वानी के साथ ही राज्य के सभी शिवालयों में पूजा अर्चना का दौर जारी है। टिहरी जिले के देवलसारी, महादेव, कोटेश्वर, ओणेश्वर, सत्तेश्वर, बूढ़ा केदार, कुंजेश्वर महादेव मंदिर में भी भक्त पूजा के लिए पहुंचे हैं। पंडित कामेश्वर प्रसाद उनियाल का कहना है कि भगवान शिव का जलधारा, बेलपत्र और दूध दही से अभिषेक करना चाहिए। सावन माह में की गई उपासना भगवान शिव को अति प्रिय है और बहुत जल्दी फलदायी होती है। देवलसारी मंदिर के पूजन में पुजारी गगन भट्ट ने जलाभिषेक करने वाले श्रद्धालुओं से मास्क पहन कर आने की अपील की है। हालांकि मैदानी क्षेत्रों में सावन का पहला सोमवार 25 जुलाई को है। इस बार सावन में आएंगे 4 सोमवार। इस सोमवार 6 अगस्त को प्रदोष व्रत रहेगा। वहीं 13 अगस्त नागपंचमी आएगी। धार्मिक मान्यता है कि सावन के पावन महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना से भोले बाबा की कृपा बरसती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सावन भगवान शंकर का महीना माना जाता है। शिव का अर्थ कल्याण है। कहा जाता है कि कण कण में भगवान शिव का वास है। सावन का महीना 16 जुलाई शुक्रवार से शुरू हो गया है। सावन में सोमवार को भगवान शिव की पूजा फलदायी मानी जाती है। इस बार सावन में कुल 4 सोमवार आएंगे। 6 अगस्त को प्रदोष व्रत पड़ रहा है। 13 अगस्त को आ रही नागपंचमी का फल भी शुभदायक है। विद्वत सभा के पूर्व अध्यक्ष पंडित उदय शंकर भट्ट ने बताया कि सावन में भगवान शिव का अभिषेक करना अत्यंत फलकारी होता है। सोमवार को शिव मंदिरों में बेहद सीमित संख्या में भक्त पूजन अभिषेक के लिए पहुंचे। सीबीएसई जल्द जारी करेगा 10वीं कक्षा का परिणाम। बिना रोल नंबर ऐसे देख पाएंगे रिजल्ट। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई कक्षा 10वीं का परिणाम 2021 अब जल्द ही जारी होने की उम्मीद है। रिजल्ट की आधिकारिक तारीख 20 जुलाई निर्धारित की गई थी। हालांकि थोड़ी देरी की संभावना है, लेकिन उम्मीद है कि परिणाम इस सप्ताह कभी भी जारी किया जा सकता है। इस बीच एक सवाल लगातार उठ रहा है कि छात्र सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट एससी के वेबसाइट पर बिना रोल नंबर के ऑनलाइन कैसे देख पाएंगे। इस सवाल को लेकर कई तरह के जवाब सामने आ रहे हैं। दरअसल सीबीएसई के परिणाम ऑनलाइन जारी किए जाते हैं और छात्र रोल नंबर और अन्य विवरण को उनके प्रवेश पत्र पर अंकित होते हैं, जिनका उपयोग करके परिणाम देखने को मिलता है। प्रवेश पत्र बोर्ड परीक्षा ने पूर्व बोर्ड द्वारा जारी किए गए संबंधित स्कूलों द्वारा 1 या 2 महीने में छात्रों के साथ साझा किए जाते हैं। हालांकि इस साल सीबीएसई कक्षा बोर्ड परीक्षा 2021 को बोर्ड द्वारा एडमिट कार्ड जारी किए जाने से पहले रद्द किया गया था। ऐसे में छात्रों को रोल नंबर का आवंटन नहीं हो पाया था।
कमोबेश कुछ ऐसी स्थिति में 12वीं के छात्रों को भी है। रोल नंबर के लिए स्कूल से संपर्क करें। स्कूलों में उन छात्रों के रोल नंबर होते हैं जिन्होंने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया था। आंतरिक मूल्यांकन से पहले बोर्ड द्वारा स्कूलों के साथ रोल नंबर साझा किए जाते हैं। ऐसे में छात्र अपनी कक्षा 10वीं के रोल नंबर के बारे में अपने संबंधित स्कूलों से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बिना रोल नंबर के ऐसे करें चेक। सीबीएसई रिजल्ट ऑनलाइन जारी करने के साथ ही डिजिटल लॉकर पर छात्रों की मार्कशीट भी शेयर करता है। इसके लिए सीबीएसई रोल नंबर की आवश्यकता नहीं है और छात्र अपने आधार कार्ड नंबर और उस मोबाइल नंबर का उपयोग करके अपना परिणाम ऑनलाइन देख सकते हैं। साथ ही पिछले साल बोर्ड ने फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम भी पेश किया था। छात्रों के पास आधार कार्ड नहीं होने की स्थिति में डिजिटल लॉकर पर भी यह सुविधा उपलब्ध है। हालांकि सीबीएसई छात्र को नाम, जन्मतिथि और अन्य जानकारी के आधार पर भी अपना परिणाम देखने के लिए वैकल्पिक सुविधा दे सकता है। दोस्तों, आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों व मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।